Students, welcome to Nitin online classes. So in today's video we are going to talk about the first chapter of economics of class 9th, which is the story of village Palampur. So in this chapter we are going to talk about the different factors which are responsible for production. मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन जो हम उत्पादन करते हैं उसके पीछे क्या क्या वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और उनके लिए क्या क्या ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे विलेज पालमपुर में किस तरह से फार्मिंग होती है और फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट और व्हाट आर द वेरियस टेक्नोलॉजीज़ और वेरियस स्ट्रेटजीज़ आर देयर फॉर द फार्मर्स टू इंक्रीज़ देयर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग इसके पहले ही बात कर चुके थे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं जल्दी से उसको रिकैप करा देता हूँ तुम लोग को। तो सबसे पहले हमें 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं? लैंड, लेबर, उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट कैपिटल। कैपिटल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में दो टाइप्स होंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। सो दीज आर दी 4 थिंग्स विच आर और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन या प्रोडक्शन में ये सभी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड दी अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। तो लेबर ऑफ कोर्स चाहिए, बिना लेबर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमें खेती करनी है तो उसमें लेबर चाहिए ही। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में या किसी भी और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में वी विल हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ लेबर्स, देन ओनली वी वुड बी एबल टू हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद द थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में 2 टाइप्स आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। बेटा फिक्स्ड कैपिटल वो हर एक चीज़ जो कि बहुत लंबे समय तक हम उसमें एक बार इन्वेस्ट करते हैं और वो बहुत लंबे समय तक उसमें दोबारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे हैवी मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, ये सब बहुत ही लंबे समय तक यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। वो दूसरी तरफ आते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, मतलब कैश, जो हम कैश लगाते हैं किसी भी प्रोडक्शन में, वो और रॉ मटेरियल। तो जैसे कि अगर हम सच एज द अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर। तो वीवर के लिए यार्न एक रॉ मटेरियल होगा एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, बर्तन बनाने वाले के लिए मिट्टी। ठीक है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय दी अदर नेसेसरी आइटम्स। सो रॉ मटेरियल्स और वर्किंग कैपिटल ये दोनों ही चीज़ें हमारे रॉ मटेरियल्स और मनी ये दोनों ही चीज़ें हमारे वर्किंग कैपिटल में आएंगी। अब हम बात करने वाले हैं पालमपुर के अंदर कि किस तरह से फार्मिंग को उन्होंने अपना मेन एक्टिविटी बनाया हुआ है। लेकिन उसके पहले फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं जो कि है ह्यूमन कैपिटल। सो देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। इन तीनों जो भी अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि इन तीनों फैक्टर्स को इंटरप्राइज करने के लिए, इन तीनों फैक्टर्स को स्किलफुली यूज़ करने के लिए वी नीड स्किल्ड पीपल। तो जो स्किल्ड पीपल होते हैं वही ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज आपको बताया हुआ है, जब ह्यूमन आर यूज्ड एज अ रिसोर्स, सो वही ह्यूमन कैपिटल भी होते हैं। अब हम बात करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के। अब देखो लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड का क्या मतलब है कि लैंड हमारे पास जो लैंड अमाउंट है, जितना अमाउंट में हमारे पास लैंड अवेलेबल है, दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज। मतलब कल्टिवेबल लैंड इंक्रीज नहीं होगा, बट in the available land amount, how we can increase the farming or how we can increase our agricultural production, how, तो हम प्रोडक्शन को सरप्लस में कैसे ला सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड में, उसके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो से अब फार्मिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, और वहाँ पे 1960 के बाद, 1960 के बाद कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है इन द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो
अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि तो जब कल्टीवेशन का एरिया नहीं बढ़ा है तो उसके अंदर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा या प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पे. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले बात करते हैं जो पैरामीटर होता है जिसको हम जो यूनिट होता है जिसको हम लोग जिसमें हम लोग ज़मीन को या लैंड को मापते हैं, इन विच वी मेजर द लैंड, दैट यूनिट इज कॉल्ड hectare. I have underlined this. You can also underline this in your textbook. The standard unit of measuring land is hectare. ठीक है, तो हेक्टेयर बोला जाता है. दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम ऑल्सो. तो इसको आप लोग नोट्स में लिखेंगे. और यू always have a pen and a paper whenever you are watching my videos, because you will get a lot of important things, so you at the same time you can go on writing as well simultaneously. So हेक्टेयर कहते हैं मेजरिंग यूनिट को. किस चीज़ की मेजरिंग यूनिट को? लैंड के. और विलेजेस में कुछ और टर्म्स भी यूज़ करते हैं जैसे बीघा, गिंठा, इस तरह से. बट हेक्टेयर, अब 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. तो एक स्क्वायर जो कि 100 मीटर्स होंगे उसके चारों साइड्स, उसको हम एक हेक्टेयर बोल सकते हैं. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, या नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. हाँ, अब देखो, जब हमारे पास लैंड अमाउंट फिक्स्ड है तो इज़ देयर एनी वे दैट वी कैन ग्रो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन ग्रो मोर अमाउंट ऑफ क्रॉप्स in that. So how, what are the things involved in that if we can do that? तो देखते हैं इसके हम लोग ये कर सकते हैं या नहीं. So in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. तो ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में रहेगा. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. ठीक है, तो सबसे पहले तो जितना भी लैंड अवेलेबल है कल्टिवेबल, उस पूरे लैंड पे खेती होती है. तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में जो कि खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, तो फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. तो अब हमें ये ध्यान देना है कि मतलब एक ही सीज़न में, एक ही साल के अंदर वहाँ पे 3 अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं पालमपुर में. तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी लैंड की या उसके वर्किंग कैपिटल की. तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये लोग एक ही साल में 3 फसलें उगा पाते थे, मतलब क्या क्या रीजन थे उसके पीछे. तो सबसे पहले देखते हैं, वो लोग ज्वार और बाजरा उगाते थे, खरीफ की जो क्रॉप्स है. उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में वो पोटैटो उगाते थे. और इन द विंटर सीजन में क्या होता है, रबी की फसलें उगाई जाती हैं जैसे गेहूँ. तो इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट. ठीक है, सो फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. अब वो वीट के प्रोडक्शन में जो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लिए तो जितना उनकी फैमिली का रिक्वायरमेंट होगा, दे वुड कीप दैट अमाउंट ऑफ वीट विद देम, एंड द सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट विल बी सोल्ड इन दी मार्केट. ठीक है, तो जो उनके पास ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो मार्केट के अंदर बेच देते हैं, जिससे कि उनकी इनकम होती है. ठीक है, एंड दे सेल दी सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज. और मार्केट कहाँ है? रायगंज. तो ये सारे टर्म्स आप लोग को लिख लेना है कि मार्केट कहाँ अवेलेबल था, तो रायगंज में. इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चंस. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन. अब देखो, इन तीनों के अलावा तो वो क्या करते थे, कुछ लैंड उन्होंने बचा के रखा था शुगर कैन की खेती के लिए. शुगर कैन भी वो लोग उगाते थे वंस एवरी ईयर. शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. अब शुगर कैन को कहाँ बेचते थे वो लोग? शाहपुर में. अब वो किस फॉर्म में बेच सकते थे, या तो नॉर्मल जैसे शुगर कैन उगता है उसी रॉ फॉर्म में, या फिर उसका गुड़ बना के. जैगरी मतलब गुड़. So when the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. तो देखो, अब हम we are going to have the information of the things or factors which are responsible for surplus amount of production. या अगर हम फार्मिंग एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं वो हम समझने की कोशिश करें. तो सबसे पहला रीज़न हमें क्या मिला? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. अगर इरिगेशन का सिस्टम अच्छा रहेगा, मतलब सिंचाई या पानी की कमी नहीं होगी फसलों को, तो डेफिनेटली फसल अच्छे उगेंगे. उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अर्ली आ गई. लेट मी जस्ट
underline these things for you, so you can also underline this in your textbook. राइट. सो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, देन इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली. तो इलेक्ट्रिसिटी अगला मेन रीज़न होता है किसी भी फार्मिंग एक्टिव फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हम ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. तो इरिगेशन के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करा. किस तरह से? जैसे कि इरिगेशन को हम कैसे बढ़ा सकते थे? ट्यूबवेल से. और ट्यूबवेल कैसे चलेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसके पहले हम लोग पर्शियन व्हील्स यूज़ करते थे, अब उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबवेल्स. तो पीपल saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas of land more effectively. ठीक है. तो उसके बाद the first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. अब ये जो इरिगेशन का जो फैसिलिटीज़ है वो सारी विलेजेस में नहीं मिलती हैं. तो हम लोग अभी हम पालमपुर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो पालमपुर तक सीमित रहेंगे. तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो अगेन हमें एक अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिला, मल्टीपल क्रॉपिंग. तो जब हम किसी भी फार्मिंग एक्टिविटी में, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हम लोग को एक ही साल के अंदर अलग अलग हम फसलें उगाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग. सो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. इसको अंडरलाइन करना और इसको आप लोग लिख लें. तो सबसे पहले हमने अभी तक इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. इस वीडियो में हम लोगों ने अभी लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है. तो सबसे पहले है डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ट्यूबवेल्स. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल क्रॉपिंग, in which we grow more than one crop on a piece of land during 1 year. So it is the most common way of increasing production on a given piece of land. So ये भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का अगला स्टेप है, मल्टीपल क्रॉपिंग. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potatoes as the third crops, and in the past 15 to 20 years. हाँ. ओके. अगला फैक्टर अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद. सो यू हैव सीन दैट one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming. अब अगला जो हमारे पास टॉपिक आ गया है वो क्या है? मॉडर्न फार्मिंग. या अगला फैक्टर क्या है? मॉडर्न फार्मिंग फॉर हायर यील्ड मतलब प्रोडक्शन. तो यील्ड इज मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड. तो मैंने तुम्हें यील्ड का मतलब बता दिया कि इसका मतलब होता है प्रोडक्शन. तो अब हम मॉडर्न फार्मिंग का क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर आती हैं. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस. अगर अभी 1960s तक क्या था? ट्रेडिशनल सीड्स हम लोग उगाते थे या ट्रेडिशनल सीड्स के मदद से खेती करते थे. तो अब उसके अंदर क्या क्या करते थे हम? फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. और एज फर्टिलाइजर्स हम क्या क्या यूज़ करते थे? काउ डंग को और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं. नाउ ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम. बट 1960 के दशक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई, वो हुई ग्रीन रिवोल्यूशन. अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा
फसलों को बढ़ाने को, उत्पादन को बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, राइट. सो गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ फंड्स इन दिस प्रोग्राम एंड दे हेल्प द फार्मर्स एज वेल. तो इसमें फार्मर्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बढ़ावा कर रहे थे अपने, जिससे कि उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बढ़ावा हो सके या इंक्रीज़ हो सके. तो क्या था, The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds. अब इसमें high yielding varieties of seeds का यूज़ करने लगे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान. कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV, अब HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वराइटीज़ ऑफ सीड्स पूरा. तो HYV सीड्स promised to produce much greater amounts of grain ऑन अ सिंगल प्लांट. ठीक है. तो इस HYV सीड से हमारा जो प्रोडक्शन था, सिंगल प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया. मतलब उसका जो पहले जो सिंगल प्लांट जितना प्रोड्यूस करता था उससे ज़्यादा करने लगा विद द हेल्प ऑफ दीज HYV सीड्स. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ द लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसी अमाउंट, उसी लैंड पे अब जो प्रोडक्शन होगा वो एकदम से बढ़ जाएगा. सो दीज आर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. इसको आप लोग अपने नोटबुक में इस इमेज को लिखेंगे. एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक HYV सीड्स, फार्म मशीनरी, डीजल कैनल्स, इरिगेशन में पंप सेट आता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सभी मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हैं. तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम बात करेंगे आगे का. इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किया गया है. पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जिससे फसलों में कीड़े नहीं लगते. दीज आर द केमिकल. सो हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें मिलके मॉडर्न फार्मिंग को बनाती हैं. और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो कौन से क्षेत्र में हुआ? ये हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. दीज वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. सो द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन. इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए इरीगेशन के लिए. and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers. अब ये इनमें से कुछ लोगों ने और मशीनरीज लेकर आए, जैसे कि ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स. जो ट्रैक्टर जिसको हम प्लोविंग के लिए दौरान यूज़ करते हैं और इरीगेशन में भी यूज़ करते हैं. और इसी तरह से हम लोग थ्रेशर्स को यूज़ करते हैं जब फसलों को काटने के बाद उसके जैसे गेहूं को काटने के बाद उसके अंदर से गेहूं को निकालना. सो उस प्रोसेस में हम लोग थ्रेशर का यूज़ करते हैं. सो विच मेड प्लोविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट्स. अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो वीट का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. पहले जो कि पालमपुर में द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वाज 1300 kg पर हेक्टेयर. पहले ट्रेडिशनल वेराइटीज़ से कितना उगाते थे? 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर. अब इसके बढ़ने के बाद क्या हो गया? HYV सीड से आने के बाद हम लोगों का प्रोडक्शन कहाँ चला गया? पालमपुर में 3200 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर. अब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम उगा रहे थे. तो उसका मतलब उसके डबल, ऑलमोस्ट ट्रिपल प्रोडक्शन हो गया. 3 times बेटर प्रोडक्शन हो गया. तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया. अब आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्टडिंग.